ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन। चर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। सड़कों का नेटवर्क किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक इकोसिस्टम के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है, खासकर भारत जैसे विशाल देश के लिए। भारत में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 9 वर्षों में हुई प्रगति पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं अनुराग जी। आकाशवाणी में आपका स्वागत है। नमस्कार अनुराग जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन 9 वर्षों में आपके मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही? मेरे को लगता ये है कि पूरा संपूर्ण देश ये मानता है कि जो रोड में काम हुआ है, सड़कों के विकास में काम हुआ है, वो पुराने किसी भी जमाने से बिल्कुल एक अतुलनीय है। एक बहुत ही अच्छा काम हुआ जिसकी प्रगति सारी ओर अपनी आंखों से हमें दिखती है। जहां हम कागज पे बात करते हैं तो 91,000 किलोमीटर हमारा नेशनल हाईवे होता था, आज 1,45,000 किलोमीटर हो गया, लगभग 60% लेंथ में इजाफा हुआ। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि उसमें पहले 18,000 किलोमीटर हमारे पास 4 लेन हाईवे होता था, आज 45,000 किलोमीटर है। तो जो कंपोजिशन है उसमें 4 लेन का कंपोजिशन बढ़ा। पहले करीब 27,000 किलोमीटर सड़क ऐसी थी उस 91,000 में से जो कि 2 लेन भी नहीं थी, सिंगल लेन या इंटरमीडिएट थी, बस उसको हमने घोषित किया हुआ था नेशनल हाईवे। अब हमारे पास ऐसी सड़कों को कम होकर मात्र 16,000 किलोमीटर रहेगी, मतलब उनका परसेंटेज करीब 25-27% से कम होकर 11%, 12% पे आ चुका है। तो इस प्रकार से एक क्रांति हुई है सड़कों के निर्माण में। एक्सप्रेसवेज पहले नहीं बनते थे, केवल एक एक्सप्रेसवे हमारे पास था नेशनल हाईवे में और पूरे देश में मात्र 300 किलोमीटर एक्सप्रेसवेज थे। अब 3,000 किलोमीटर से ऊपर के एक्सप्रेसवेज बनके तैयार हो चुके हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन को लें तो अगले कुछ सालों में हम करीब 9,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे और बनाने जा रहे हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन या वेरियस फेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है इतने तीव्र गति से, इसकी सस्टेनेबिलिटी पर हम आपसे जानना चाहेंगे। एनवायरनमेंट को कम से कम क्षति हो, किस तरह से संतुलन बैठाया जा रहा है? ये सस्टेनेबिलिटी हाईवेज की हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई थी अपनी प्लांटेशन की। तो जितना मीडियन लिया जाता है उसके ऊपर प्लांटेशन किया जाता है। ROWs पे एंड में हम इसके प्लांटेशन का काम करते हैं। तो लगभग अबाउट 4 करोड़ पेड़ हम लोगों ने साथ में इसमें लगाए हैं। ये कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन के अलावा ये हमारे ROW में लग रहे हैं। जहां पेड़ काटने की जरूरत पड़ती है तो आजकल हम लोगों ने ट्रांसप्लांटिंग में जोर दिया है। एक जगह अभी जो UER2 दिल्ली के पास बना है, वहां पर आप देखेंगे कि सारे पेड़ों को हमने ट्रांसप्लांट किया, बहुत सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक स्टडी कराई थी। उन्होंने करीब हमारे जो अलग अलग किस्म के नेशनल हाईवे बने, 2100 किलोमीटर प्रोजेक्ट्स जो बने, उनकी स्टडी की। उस स्टडी में ये निकल के आया कि यदि 100 कार्बन एमिशन होता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो लाइफ साइकिल में जो हम क्रिएट करते हैं वैल्यू समाज के लिए, वो 270 होती है। मतलब नेट नेगेटिव होता है हमारा नेशनल हाईवे। उसमें बहुत बड़ा जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि पुराने नेशनल हाईवे जब कंजेस्टेड हैं या जहां पे कंजेशंस हैं, तो वहां स्पीड ट्रैफिक की बहुत स्लो होती है। जब आप यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पेशली जैसे मैंने एक्सप्रेस वे वगैरह बताए, उनकी वजह से स्पीड यूनिफॉर्म होती है। अब हम लोग वो जो कंजेशन पॉइंट्स हैं उसको टोटली अवॉइड करते हैं, शहरों के आसपास बाईपासेस बना देते हैं। तो रिजल्ट ये होता है कि ट्रक में, उस स्टडी में ये बात निकल के आई, 42% कमी आई डीजल कंजम्पशन में। इवन कारों में 8 से 10% कमी आई। इसकी वजह से बहुत बड़ी CO2 एमिशन की बचत आती है। और उसके अलावा जो पेड़ लगाए उसकी क्रेडिट अलग। ये पूरा रेशो निकाल के जितना क्रिएट किया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, उसका करीब करीब 3.25 गुना सेविंग किया। तो इट्स ए नेट नेगेटिव एफर्ट जो कि हमारे नेशनल हाईवेज में हो रहा है। सर, जो गार्बेज है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है रोड कंस्ट्रक्शन में, इस एस्पेक्ट के बारे में हमें बता सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है नेशनल हाईवेज का। इसको सेग्रीगेट करके जो उसमें यूज किया जा सकता है उसको यूज किया जा रहा है। यदि आपको ध्यान हो, दिल्ली के पास ही गाजीपुर में एक बहुत बड़ा पहाड़ होता था, उसमें
एक कमी आई है, और वो कमी इसलिए आई है कि पहले पायलट प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ लिए गए थे और उस पायलट के बाद ये जो पूरे UER2 और आसपास के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं उसमें उन एग्रीगेट्स को यूज किया गया है और यह लगभग बाकी कई शहरों में यूज किया जा रहा है। दिल्ली का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आपने इसको अपनी आंखों से आते जाते कभी देखा होगा। पराली का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पराली एक और ऐसी चीज है जिसकी मैनेजमेंट हाल में काफी एक विवादित विषय रही है, तो इसको भी प्रोडक्टिव वे में यूज किया जा रहा है। इसके ऊपर हमारे मंत्री जी बहुत काम किए हैं एज अ सेपरेट थिंग। ये उसमें बिटुमिन जो बनता है, डामर जो बनता है, तो पराली से डामर लगाने के कुछ प्लांट सामने आए हैं, तो इसकी वजह से पराली लोग बेचना शुरू कर दिए। पराली से जो बिटुमिन बनता है उसके कई कंटेंट्स बेटर भी होते हैं। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो पूरे देश में एक डिजिटाइजेशन की, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की लहर चली है। सो सड़क के निर्माण में जो आप कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसमें टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा हाथ है? टेक्नोलॉजी, हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ये शुरुआत हो जाती है कि जब उसकी प्लानिंग होती है। सबसे पहले हम लोग लीडार और ड्रोन सर्विस वगैरह को यूज करना शुरू किए थे, पर आपने सुना होगा PM गति शक्ति प्रोजेक्ट। PM गति शक्ति अपने आप में एक टेक्नोलॉजी मार्वेल है। अब सारी प्लानिंग, देश के सभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की प्लानिंग PM गति शक्ति पर होती है। तो उसकी वजह से दो चीजें होती है। एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा ऑप्टिमाइज्ड चीज बनती है। प्रोजेक्ट बनाते समय हमारे को सारी लेयर्स देखने को मिल रही। लेयर्स का अर्थ मतलब हमें जमीन के साथ साथ पता है कि यहाँ पे फॉरेस्ट किधर है, माइनिंग किधर है, अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल वेल्थ किधर है। तो प्रोजेक्ट बनाते समय उसको हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे कई बार हो सकता है कि हम फॉरेस्ट क्लियरेंस कंप्लीटली अवॉइड कर दें थोड़े से अलाइनमेंट की शिफ्टिंग से। हमारे जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, टूरिस्ट सेंटर्स हैं, लॉजिस्टिक की दृष्टि से जहां मिनरल वेल्थ है, कोल माइंस हैं, स्टील प्लांट्स हैं, उनकी कनेक्टिविटी को साथ में एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग होने लग गई, जिससे देश के लिए ये बड़ी एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो इसके लिए मेरा मानना है कि जहां एक बार हम कहते हैं कि देश में कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आप सभी की जानकारी में होगा कि पिछले मात्र 4 सालों में 3 गुना हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया और उसका सबसे बड़ा भाग हमारे मंत्रालय को प्राप्त होता है। पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसकी एफिशिएंसी एक्सपेंडिचर की बहुत अच्छी हो गई है। पहले 100 रुपए का जितना परिणाम समाज को प्राप्त होता था, आज जो परिणाम समाज को प्राप्त हो रहा है उससे कई गुना हो रहा है, क्योंकि एक होलिस्टिक तरीके से उसकी प्लानिंग हो रही है। तो वहां ड्रोन सर्वे, PM गति शक्ति के नेटवर्क आ गए। अब हमारा एक लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेसवे बन रहा है, वहां पे 3D मशीन्स को यूज किया जा रहा है, तो बिल्कुल उसकी लेवलिंग बिल्कुल अलग से निकल के आती है। इसी प्रकार से जो हमारी वेस्ट के लिए यूज है उसको हम लोग एग्रीगेट्स में करके यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से टेक्नोलॉजी को उपयोग करके कंस्ट्रक्शन को एक्सपेडाइट किया गया, मशीन्स लेटेस्ट यूज की जा रही हैं, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया है और फास्ट टैग को लगा के देश में जो पहले टोल्स का लीकेजेस था उसको करीब करीब समाप्त हो गया है। अब स्थिति यह है कि हमारा जो टोल है वो लगभग 98% फास्ट टैग के थ्रू आता है। और टोल कलेक्शन में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है 2014 से, अगर अभी हम कंपेयर करें तो। 2014 में टोल कलेक्शन, जो कि देखा जाए नेशनल हाईवेज के थ्रू सरकार के खजाने में आता था, वो करीब 4100 करोड़ आता था। वो बढ़ के करीब 40,000 करोड़ हो गया है, 8 गुना के करीब बढ़ा है। ये जो बढ़ोतरी हुई 2 वजह से हुई। एक तो जो नई सड़कें अच्छी बनी उनके टोल प्राप्त होने शुरू हुए, और दूसरा लीकेजेस समाप्त हुए फास्ट टैग आने की वजह से। और अब क्या कहेंगे, जो फाइनेंसिंग है रोड कंस्ट्रक्शन की, उसमें किस तरह की सरलता आई है, सुधार हुआ है, ताकि जो NPAs होते थे बैंक के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को लेकर, उसमें हमने देखा है कि बहुत कमी आई है, वो कैसे संभव हुआ है? पहले जो NPAs होते थे उसमें 2 प्रकार के रिस्क होते हैं। BOT जब कोई प्रोजेक्ट बनाते सबसे ज्यादा वो रिस्क BOT में होते थे। कंस्ट्रक्शन रिस्क भी है और फाइनेंशियल रिस्क भी है। दूसरी तरफ ये होता था कि परमिशंस मिलने में, वो इवन EPC प्रोजेक्ट्स में भी कई बार प्रोजेक्ट्स कंपनीज इन प्रॉब्लम्स में फंस जाती थी, क्लियरेंसेज मिलने में समय लगता था। तो एक तो ये जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच आई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में एक कार्यक्रम शुरू किया था, प्रगति। एक पहले सॉफ्टवेयर भी था, उसको कहते थे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप, बट उसमें एक्चुअल कोई उसके रिजोल्यूशन के बारे में बहुत काम नहीं हो पाता था। पर प्रोजेक्ट्स को उस पर लोड करके जो उसके इश्यूज हैं, मतलब किसी प्रोजेक्ट के बनाने में फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने में टाइम लग रहा है, या लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आ रही है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस में टाइम लग रहा है, यूटिलिटी शिफ्टिंग में टाइम लग रहा है, तो इन इश्यूज को प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होता है, जो आदमी प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो डाल सकते थे।
प्रगति आने के बाद ये हुआ कि इसमें से इश्यूज का पूरा एक रिव्यू का मैकेनिज्म सिस्टम शुरू हुआ। कैबिनेट सेक्रेटरीट के सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एक मीटिंग लेते हैं, स्टेट वाइज सारे प्रोजेक्ट्स जो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज के उसकी रिव्यू की जाती है। कैबिनेट सेक्रेटरी एक मीटिंग लेते हैं और सर्टेन इश्यूज को एस्केलेट करके प्रधानमंत्री जी के स्तर पर ले जाया जाता है, जिसमें देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव बैठते हैं, सभी मंत्रालयों के सचिव बैठते हैं और होता यह कि प्रगति बैठक के पहले 30 प्रोजेक्ट्स लिस्ट हो गए। आखिरी दिन रिव्यू में 10 प्रोजेक्ट्स आएंगे, पर यकीन मानिए प्रोजेक्ट में लिस्ट होने से ही लगभग सभी 30 प्रोजेक्ट्स के इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। उसने एक तरीका बना दिया है कि ऑफिसर्स आपस में मिलके पूरे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ कामों पर विचार करने लग गए। और एक और पहलू है सड़कों का जो इस्तेमाल करते हैं हम जैसे आम आदमी, उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो, उसके लिए यूजर एमिनिटीज तरफ क्या ध्यान दिया गया है? यूजर एमिनिटीज के बारे में स्पेशली जो हमारे सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं वो इंटीग्रेटेड रूप से उसका पार्ट बनाया है। इसके लिए हम लोगों ने एक अपनी नई कंपनी की सब्सिडरी खोली है NHAI के अंदर लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए। अब जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो नया हम लोग बनाए हैं, जिसका कि फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से लालसोट राजस्थान जहां पे है वहां तक का इनॉग्रेशन किया। काफी और पार्ट्स भी इसमें पूरे हो रहे हैं। ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो 2018 दिसंबर में पहली बार कंसेप्चुलाइज हुआ और मात्र 6 वर्षों में 2024 दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। दिल्ली से बॉम्बे आप 12 घंटे में पहुंच सकेंगे कार से, जो पहले आपको 24 घंटे लगते थे। उसमें 94 वे साइड एमिनिटीज बन रही हैं, मतलब 47 वे साइड एमिनिटी बन रही है 1200 किलोमीटर के ऊपर। लगभग 25-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पे आपको एक वे साइड एमिनिटी होगी। अब 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर 120 उसकी हाईएस्ट स्पीड है, तो आपको हर आधे पौने घंटे पे आपको फैसिलिटीज मिलेंगी जहां आप रुक के खाना खा सकते हैं। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, शौचालय की व्यवस्था, स्त्री पुरुष के अलग, बच्चों के कमरे के लिए जो माताएं दूध पिलाती हैं उसकी व्यवस्था, प्लस साथ में सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्थानों पर हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो हमारे रोड ऑपरेटर्स वो लोग क्रेन, एम्बुलेंस और ये सारी व्यवस्थाओं को भी साथ में रखें। तो ये सारी जो यूजर एमिनिटीज हैं रोड की सुरक्षा के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको सुधारा जाए, और यदि कोई उसके बावजूद दुर्घटना हो जाए तो कैसे हमारा रेस्पॉन्स टाइम स्विफ्ट हो, जिससे कि लोगों की जान की हानि यथासंभव टाली जा सके। अनुराग जी, काफी सारे आपकी परियोजनाएं आई हैं इन 9 वर्षों में, उनके बारे में हमें बता सकते हैं? उनका सृजन कैसे हुआ और उनके प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारतमाला, सागरमाला, पर्वतमाला, औद्योगिक गलियारे और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष बल जैसी जो परियोजनाएं हैं, उनके बारे में अगर हमें आप थोड़ा बता सकें। ये एक कंसेप्ट के साथ एक इंटीग्रेटेड मैनर में सड़कों का विकास कैसे हो, वो सोच की वजह से ही है। एक मास्टर प्लान बना, जैसे सागरमाला आपने बोला, तो पोर्ट कनेक्टिविटी है। यदि आपको लॉजिस्टिक देश का सुधारना है तो पोर्ट से सबसे ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो उसकी कनेक्टिविटी को आपको सुधारना पड़ेगा। तो एक निर्णय लिया गया कि हमारे देश के जितने पोर्ट्स हैं, जितने भी हमारे सागर तट हैं, उसके 50 किलोमीटर के अंदर नेशनल हाईवे पहुंचना चाहिए और फिर वहां से पोर्ट की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो पूरे सागर तट के 50 किलोमीटर के अंदर ही अंदर एक्सेप्टिंग जहां पे मैंग्रोव्स है, जहां बनाने की आवश्यकता नहीं है, बनाना संभव नहीं, ऐसी कुछ जगह को छोड़ दे, सुंदरबन डेल्टा छोड़ दे, बाकी सब जगह ये बन गया। फिर इसको कंप्लीट करने के लिए पूरे देश के बॉर्डर्स को सोचा गया कि स्ट्रेटेजिकली यदि आप सोचे तो जो देश का बॉर्डर है, नॉर्दर्न बॉर्डर है, नॉर्दर्न वेस्टर्न बॉर्डर है, वहां पे हमें अपनी सेनाओं के आसानी से पहुंचने के लिए आवश्यकता होगी। तो उस बॉर्डर के 100 किलोमीटर के अंदर नेशनल हाईवे की पूरी पट्टी होनी चाहिए। तो वो पूरा प्लान करके प्रोजेक्ट्स करीब करीब कंप्लीट होने आ गए। छोटे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे जो शीघ्र पूरे हो जाएंगे। तो एक तरीके से पूरी भारतमाला बन गई। यदि आप देश का नक्शा देखें तो नीचे सागर तट के किनारे सागरमाला, बचे हुए क्षेत्र में ये डिफेंस की स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर, और ये कंप्लीट हो गई। भारतमाला प्रोजेक्ट में एक दूसरी चीज और की गई कि पूरी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी देखी गई, स्टडी किया गया साइंटिफिक तरीके से कि कहां से कहां फ्रेट सबसे ज्यादा जाता है। यदि हमें देश की इकोनॉमी मजबूत करनी है तो बहुत जरूरी है कि हम देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करें। तो ये ओरिजिन डेस्टिनेशन की स्टडी करके जहां सबसे ज्यादा माल जाने वाला पोर्शन है, ऐसे करीब 80% को ले ले तो आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम देश की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ा सकेंगे। उन प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने भारतमाला प्रोजेक्ट बोला।
वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं और उसी के तहत ही एक्सप्रेसवे के कंसेप्ट्स आए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3000 किलोमीटर बन गए हैं और 9000 और हम पूरे करने जा रहे हैं, तो 12000 किलोमीटर फेज 1 में पूरे हो जाएंगे। अनुराग जी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की बीते 9 वर्षों की उपलब्धियों और विभिन्न पहलुओं पर प्रगति पर इस विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन। चर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद।